Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel Let's Unbox Literature. I hope you all are doing well. So today we shall discuss a very important personality in the history of English literature. In fact, the most important figure in Romantic era, and he is William Wordsworth. Yes, I shall tell you about his life, about his important works, and most importantly his views on nature and man. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, आप उन पॉइंट्स को नोट करें, उसके बाद हम फर्दर लेक्चर की तरफ जाते हैं. सबसे पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड बात की जाती है. बोला जाता है दैट ही इज़ पोएट ऑफ विलेज लाइफ. नंबर वन, ही इज़ पोएट ऑफ विलेज लाइफ. ही इज़ पोएट ऑफ रस्टिक लाइफ. ठीक है, बात एक ही है. ही इज़ पोएट ऑफ मैन. पोएट ऑफ मैन क्यों? क्योंकि इंसानों के बारे, आम ले मैन के बारे में बात करता है. ही इज़ पोएट ऑफ नेचर. नेचर के बारे में बात करता है. ठीक है, एंड ऑल्सो उसके जो नेचर को लेके जो प्यार था वो कुछ डिफरेंट था, कुछ डिफरेंट स्टेजेस थी उसकी. ठीक है, कोई आपसे पूछे तो कौन से स्टेजेस हैं? 4 से 5 स्टेजेस हैं, तो आपको मैं नोट डाउन करवा रही हूँ. नंबर वन वाज दैट ही लाइक्ड एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ नेचर. उन्हें क्या पसंद था? एक्सटर्नल एस्पेक्ट, जैसे खूबसूरती होती है नेचर की. ठीक है, उन्हें वो पसंद था. परिंदे, दरिया का पानी, और जैसे कि ट्रीज़ होते हैं उसके पत्ते में एक्सटर्नल जो ज़ाहरी सूरत हाल होती है नेचर की, उन्हें वो पसंद थी. नंबर वन. नंबर टू, ही लाइक कामनेस ऑफ नेचर. उन्हें नेचर की कामनेस पसंद थी. ठीक है, जो सुकून होता है, जो कि हमें शहरी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, जो हमें रूरल लाइफ में ही. एक सब्ज़े में जब हम जाते हैं, एक इंसान जब खेतों में जाता है, किसी बाग में चला जाता है, तो उसे वो जो सुकून मिलता है, जो कामनेस मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती. थर्ड पॉइंट इज़ ही कंसीडर्ड नेचर एज अ लिविंग सोल. ठीक है, वो नेचर को एक लिविंग सोल कंसीडर करते थे. और उन्हें क्या है जी, एक नेचर के लिए शी का वर्ड अक्सर यूज़ किया गया, आगे आपको पता चलेगा. तो क्या है जी, ही कंसीडर्ड नेचर एज अ लिविंग सोल, कि एक जिंदा सोल है, एक रूह है. ठीक है, उसको एक यानी कि बहुत ही अच्छा आला दर्जा दिया गया. और इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ पैंथेइज्म. क्या टर्म है? PANTHEISM. पैंथेइज्म, दैट ही कंसीडर्ड नेचर एज अ लिविंग सोल. अब आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ पैंथेइज्म, तो आप बता सकते हैं. देन ही कंसीडर्ड नेचर एज अ ग्रेट टीचर ऑफ मैनकाइंड, कि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है. ठीक है, उनके बहुत सी पोएम में ऐसा जिक्र है. इंशाल्लाह पोएम्स को भी लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे तो फर्दर क्लियर होगा. देन अगेन लास्ट पॉइंट क्या है जी, ही कंसीडर्ड नेचर एज अ हीलर. कैसे हीलर है? कि जब भी हम लोग परेशान होते हैं, उदास होते हैं, ठीक है, अपनी शहरी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, हम नेचर के लैब में जाके थोड़ी देर के लिए हमें सुकून मिल जाता है, तो हमारी प्रॉब्लम्स कुछ टाइम के लिए हमसे दूर हो जाती है और हमें सुकून मिलता है, कामनेस का इफेक्ट आ जाता है. तो दैट्स वाई ही कंसीडर नेचर एज अ हीलर. ये उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये आपको पता होना चाहिए. शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग नेचर के उनके लिए क्या स्टेजेस थी और क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे नेचर्स को लेके. अब बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पोइट हैं वो नो डाउट विलियम वर्ड्सवर्थ है. पर इनके अलावा भी जो मैंने रोमांटिसिज्म का इंट्रोडक्शन बताया, तो उसमें कुछ और पोइट्स भी, ऑथर्स मैंने बताए हैं, जिसमें लॉर्ड बैरन, PB शेले, जॉन कीट्स भी हैं. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्सवर्थ का क्या व्यू थे नेचर को लेके, और इन तीनों के क्या व्यू थे नेचर को लेके. ठीक है, एक एक लाइन में सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको इन चारों के व्यूज़ के डिफरेंस का पता होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लॉर्ड बैरन का क्या व्यू था जी नेचर को लेकर? आपने विलियम वर्ड्सवर्थ का देख लिया 4 से 5 पॉइंट्स में. लॉर्ड बैरन का क्या था जी? लॉर्ड बैरन सॉ द हॉरिबल एस्पेक्ट ऑफ नेचर, जैसे कि थंडर और इस तरह के जो ड्राउने एस्पेक्ट्स थे. ठीक है, ये कौन थे? लॉर्ड बैरन. लॉर्ड बैरन नेचर को कैसे देखा? ही सॉ द हॉरिबल एस्पेक्ट ऑफ नेचर. अब बात करते हैं PB शेले की. PB शेले ने कैसे देखा नेचर को? ही सॉ द चेंजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. PB शेले सॉ द चेंजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. फॉर एग्जांपल बादलों को देख लीजिए, चेंज होते रहते हैं, कभी वाइट होते हैं और कभी बिल्कुल काले बादल हो जाते हैं, जिस पर डिपेंड करता है. ठीक है, और तीसरी बात हो रही है जॉन कीट्स की. जॉन कीट्स व्यूज रिगार्डिंग नेचर वॉज टोटली सेंशुअस. ठीक है, टोटली सेंशुअस. ये डिटेल में जॉन कीट्स को डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी. तो ये इन तीनों के व्यूज़ थे. लेकिन वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वर्ड्सवर्थ नेवर सॉ द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ नेचर. उसने कभी भी नेचर के बुरे एस्पेक्ट्स को नहीं देखा. ठीक है, उन्हें हमेशा नेचर के पॉजिटिव और अच्छे एस्पेक्ट्स को ही देखा है. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है. अब हम टोटली आ रहे हैं किसकी तरफ? विलियम
वर्ड्सवर्थ की तरफ इनकी लाइफ और वर्क्स को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उनके व्यूज़ को देखेंगे, किस तरह मैन के बारे में बात की है अपनी पोइट्री में, किस तरह नेचर को लेकर चले हैं, ठीक है। तो बायोग्राफी में सबसे पहले हमारे पास है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। इस पूरे पैराग्राफ में आपको उनकी सारी अर्ली लाइफ के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नहीं पता लिखा हुआ, यहाँ पे डेट नहीं लिखी उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप लिख लें ही वॉज बोर्न एट अप्रैल 7, 1770, ठीक है। 1770 में इनकी बर्थ हुई थी। तो देखें जी, द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन कोकरमाउथ इन कम्बरलैंड, ये जगह का नेम है, ठीक है। यहाँ पे पैदा हुए थे। सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन, अभी आपको पता चल गया कि 5 बहन भाई थे। पार्ट ऑफ द सीनिक रीजन, यानी कि बहुत ही हरियाली वाली जगह थी, ठीक है, तभी तो उन्हें नेचर से इतना प्यार था। इंग्लैंड, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, कहाँ पे पैदा हुए थे वो जी? इंग्लैंड में पैदा हुए थे। लेक डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी वजह से इनको लेक पोइट कहा जाता है, ठीक है। विद द डेथ ऑफ हिज मदर इन 1778, 1778 में क्या हुआ, उनकी मदर की डेथ हुई। हिज फादर सेंट हिम टू हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल, ठीक है। कौन से स्कूल में गए थे? हॉक्सहेड, ये आप पढ़ ले, बहुत ही सिंपल सी जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए आगे 1783 में इस फादर हु वाज अ लायर एंड द सॉलिसिटर फॉर द अर्ल ऑफ लॉन्सडेल। अब ये अर्ल ऑफ लॉन्सडेल ये एक तरह से क्या होता है जी, एक बहुत ही नोबल टाइटल होता है जो दिया जाता था। वहाँ पे उनके पास क्या था, इनके फादर लॉयर थे, ठीक है। इनका क्या हुआ ये आपने देख लेना, यहाँ पे इनकी जायदाद का भी थोड़ा सा इशू रहा, जिसकी वजह से इनके जो फादर का जो लीगली जो हिस्सा था वो उनके पास नहीं रह सका था। और आगे भी जाकर पता चलेगा कि बहुत अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर ये लोग नहीं थे, ठीक है। तो सर्वाइव करने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ा। सो जी ये आपने देख लेना है। आफ्टर द देयर फादर्स डेथ द वर्ड्सवर्थ चिल्ड्रन वर लेफ्ट अंडर द गार्डियनशिप ऑफ हिज देयर अंकल। तो किसने पाला? अंकल को पाला। तो डेफिनेटली देखिए पेरेंट्स की डेथ हो गई और वैसे भी पैसों का भी इतना नहीं रहा ज़्यादातर, तो क्या हुआ जी, तो थोड़ी बहुत तो एहसास-ए-कमतरी या इस तरह के फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, मेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ऑल्दो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिज बॉयहुड वर पॉजिटिव ही रिकॉल्ड बाउट्स ऑफ लोनलीनेस एंड एंग्जाइटी, ठीक है। इट टुक हिम मैनी ईयर्स एंड मैनी राइटिंग टू रिकवर फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। मीन बहुत ही हमें क्या पता चल रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक केयरलेस सोल नहीं थी, बल्कि बहुत ही सेंसिटिव सोल थी। एंड सेपरेशन फ्रॉम हिज सिबलिंग, कि अपने जो भी उनके थे रिश्तेदार और जो भी थे अपने जाने वाले और फैमिली, उनसे सेपरेशन जब हुई है, जब पेरेंट्स से जब दूरी हुई, तो क्या हुआ, उनके बहुत टाइम लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। सो जी वर्ड्सवर्थ बिगेन अटेंडिंग अगेन अगेन, किसकी बात हो रही है? पहले हमने यहाँ पे स्कूल देखा, अब हम यहाँ पे कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1787। 1790 he visited revolutionary France and supported the रिपब्लिकन मूवमेंट। अब आपको पता है कि जो रोमांटिक एरा है उस पर टाइम कौन सा चल रहा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी, तो उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें भी पार्ट लिया। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिक्स तो नहीं कह सकते, जो भी इस वक्त जो चल रही थी, पीक पे चल रही थी, तो चीज़ें उन्होंने क्या किया, पार्ट लिया। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, ठीक है। कैम्ब्रिज में से ग्रेजुएट किया विदाउट डिस्टिंक्शन, मीन बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन के साथ नहीं, ठीक है। पहले बात किसकी हो रही थी? इंग्लैंड की। अब बात हुई फ्रांस की। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये वर्ड्सवर्थ की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट है। तो फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस कब गए वो? इन नवंबर 1791। पैदा कहाँ हुए? इंग्लैंड में, लेक डिस्ट्रिक्ट में, वो जगह आपने देखी। अब किसकी बात हो रही है? कब पैदा हुए? 1770 में। फ्रांस कब गए? 1791 में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखा करें, लिंक क्रिएट किया करें, आपको कभी नहीं भूलेगा। वर्ड्सवर्थ रिटर्न टू फ्रांस एंड टुक वॉकिंग टूर ऑफ यूरोप दैट इंक्लूड आल्प्स एंड इटली, ठीक है। ये सारा कुछ क्या किया, यूरोप का टूर किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्रांस में इन्हें कौन मिली? एनिट वॉलन। कौन मिली? एनिट वॉलन। उनसे क्या हुआ, एक इनकी बेटी हुई कैरोलिन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन क्या हुआ, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, फ्रांस और इंग्लैंड का आपस में प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो वहाँ नहीं रह सके और इनको छोड़ के, बेचारी इन माँ बेटी को छोड़ के वापस आ गए, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, कहाँ गया, वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सीइंग एनेट एंड कैरोलिन अगेन फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत से साल उन बेचारी माँ बेटी को ये नहीं दे सके। देयर आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग सजेशंस दैट वर्ड्सवर्थ मे हैव बीन डिप्रेस्ड एंड इमोशनली अनसेटल्ड इन द 1790। तो उस वजह से खुद भी बड़े डिप्रेस्ड और
इमोशनल रहा था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास आ रही है किसकी, लिरिकल बैलेट्स की। जिन बच्चों को नहीं पता उनको दोबारा बता दूं कि जो रोमांटिक एरा की बिगनिंग हुई, जो ऑफिशियली बिगनिंग हुई, वो कब हुई, विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट 1798 में, ठीक है, 1798 में द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स हुई। लिखे किसने थे इसमें पोएम्स थी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, लिखी किसने थी, वर्ड्सवर्थ थे और कॉलरिज ने। तो यहाँ पे सारा उसी की डेफिनेशन उसी की सारी आपको सॉरी एक तरह से समरी दी गई है, ठीक है, कि सबसे पहला जो वर्ड्सवर्थ का काम था वो कब हुआ, 1793 में। कब हुआ, 1793 में। पैदा कब हुआ, 1770 में। पहला काम कब लिखा, 1793 में। वो क्या था जी, कलेक्शन ऑफ एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो आपको पता है पहला वर्क 1793 में लिखा गया, फिर उनको क्या हुआ 1795 में कुछ पैसे मिल गए, जिस तरह उनको ज़्यादा मदद हुई लिखने में, ठीक है। फिर क्या हुआ जी, इसी साल उनको कॉलरिज मिल गए। कौन मिल गए, सैमुअल टेलर कॉलरिज, एसटी कॉलरिज जिनको हम कहते हैं, 1795 में। और क्या हुआ जी, 1797 में इन दोनों ये दोस्त अच्छे दोस्त बन गए 2 सालों में, और बहुत दोनों ने मिल के क्या किया, डोरोथे की मदद से। डोरोथे कौन थी, उनकी सिस्टर थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। इन दोनों ने, किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने मिल के एक वर्क लिखा। क्या वर्क लिखा, लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। और पब्लिश कब हुआ, 1798 में। ये सारा कुछ इसमें अब वहाँ पे बताया जा रहा है कि उसमें कौन कौन सी पोएम थी। टिंटन एबे थी, किसकी, टिंटन एबे, ऑब्वियसली विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसके अलावा उसमें राइम ऑफ एंशियंट मैरिनन था, वो किसकी थी, वो थी कॉलरिज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सी पोएम्स थी, ठीक है। और ये भी इसमें सारा कुछ बताया गया है कि इनके डिफरेंट एडिशन आए। पहला एडिशन था, ये मैं सारी समरी बता रही हूँ इस पैराग्राफ की। पहला एडिशन था 1798 में आया, जिसके साथ प्रेफेस नहीं था। दूसरा आया 1800 में, जिसके साथ प्रेफेस था, और प्रेफेस किसने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, 1800 में। और उसके साथ उसमें कॉलेज का कोई नहीं था, सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और बाद में आपको पता है इन दोनों दोस्त थे शुरू में, लेकिन बाद में इनका जाके लैंग्वेज की बात पे काफ़ी एक दूसरे के साथ तनाव भी आया, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, मैंने आपको सारी समरी एक तरह से बता दी। जर्मनी का क्या इन्फ्लुएंस है जी, जर्मनी, वर्ड्सवर्थ, डोरोथे एंड कॉलेज। डोरोथे कौन है, वर्ड्सवर्थ की सिस्टर। कॉलेज then traveled to Germany during the harsh winter of 1798 and 1799. Wordsworth lived with Dorothy in Koestler, and despite extreme stress and loneliness, he began work on an extreme stress and autobiographical piece later titled The Prelude. Very important poem. ये पोएम एमए इंग्लिश के भी और बीएस इंग्लिश के भी सिलेबस में इंक्लूड है। द प्रीलूड, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद उनकी वाइफ मैरी ने पब्लिश करवाई थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या हुआ जी, ये आपने देख लेना है। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड वापस आ गए। और उसमें क्या था जी, उस वक्त अगेन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, ही द टाइम विद फेलो पोएट रॉबर्ट साउथे, नेबर वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथे, ये तो 3 लोग हैं, टू बी नेम एज द लेक पोएट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछे लेक पोएट कौन कौन थे उनमें, तो वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे और रॉबर्ट साउथे थे। तो दिस पीरियड मैनी ऑफ हिज पोएम रिवॉल्व अराउंड द थीम ऑफ डेथ, इंड्योरेंस, सेपरेशन एंड ग्रीफ। मतलब उनकी लाइफ में नेचर को अप्रिशिएट करते थे, उनकी लाइफ में एक तरह से सुकून मिलता था, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या था, एक तरह से प्रॉब्लम्स थी, दुख था। तो ये बात होगी, हमने जर्मनी से वापस आ गए। अब मैरिज की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड मैरिज। अब ये भी कहा जाता है कि पहले की हमने बात की ना कैरोलिन की, एनेट की, तो वो एक तरह से मैरिज नहीं की थी उन्होंने, ठीक है। जो ऑफिशियली उन्होंने मैरिज की थी वो इसके साथ थी। इन 1802 ही एंड डोरोथी ट्रैवल टू फ्रांस, फिर दोबारा फ्रांस गए। तभी मैंने कहा था ना बड़ा इनका इन्फ्लुएंस है फ्रांस का, जर्मनी का उनकी लाइफ पे, टू विजिट एनेट एंड कैरोलिन। लेटर दैट ईयर ही मैरिड अ चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी। मैरी का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है इनकी वाइफ का, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, डेथ के बाद प्रीलूड को पब्लिश करवाया था। डोरोथी डिड नॉट अप्रिशिएट द मैरिज। जाहिर है जब पहले एक एनेट और कैरोलिन थी तो क्या ज़रूरत थी दूसरी शादी करने की, बट फिर कर ली उन्होंने। द फॉलोइंग ईयर मैरी गेव बर्थ टू द फर्स्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन, ठीक है, 5 यानी कि मैरी से इनके क्या हुए, 5 चिल्ड्रन हुए। बोथ कॉलेज हेल्थ एंड हिज रिलेशनशिप टू वर्ड्सवर्थ बिगेन शोइंग साइन ऑफ डिके 1804। हमें क्या पता चल रहा है 1804 में
इन दोनों की दोस्ती क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। किस किस की, कॉलरिज की और वर्ड्सवर्थ की। दैट ईयर वर्ड्सवर्थ बी फ्रेंडेड रॉबर्ट साउथे। फिर किसके साथ दोस्ती शुरू हो गई वर्ड्सवर्थ की, रॉबर्ट साउथे की। ठीक है, ये आपने देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग का एक लाइफ रहा है। ठीक है, सो जी द पोइट लॉरियट, पोइट लॉरियट भी बने। पोइट लॉरियट क्या होता है जी, किसी को पता होगा, शायद पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलो मैं भी बता देती हूँ। इट्स एन एमिनेंट पोएट। ठीक है, क्या होता है पोएट लॉरियट, एक बड़ी अच्छी सी पोजीशन होती है। एमिनेंट पोएट अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड। ठीक है, एक मेंबर उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, किसका, ब्रिटिश रॉयल हाउस होल्ड का। तो जी वो बने, लेकिन शुरू शुरू में उन्होंने मना किया, लेकिन फिर क्या वो बन गए, किसके कहने पे, विद द डेथ ऑफ 1843 ऑफ रॉबर्ट साउथे, यानी कि पहले कौन था पोएट लॉरियट, पहले था रॉबर्ट साउथे था। Wordsworth became the poet laureate when his daughter Dora died in 1847. His production of poetry came to a standstill. मतलब उसकी डेथ के बाद, उसकी बेटी की डेथ के बाद क्या हुआ, उन्होंने कम लिखने एक तरह से ख़त्म कर दिया। हाँ जी, अब डेथ की बात हो रही है। ठीक है, आपने देखा हमने बड़े अच्छी तरह से कि पूरी लाइफ का एक स्केच क्रिएट किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन रेडल माउंट इन 1850। डेथ कब हुई, 1850 में। पैदा कब हुआ, 1770 में। ठीक है, एंड वॉज बरीड एट साउंड, ये सारी जगह का नाम है जहाँ पे बरीड हुए थे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हिज विडो मैरी, मैरी ने बहुत अच्छा काम किया। उनकी डेथ के बाद जो पोएम थी प्रीलूड, जिसका पहले नाम था पोएम टू कॉलरिज। अब देख रहे हो दोस्ती तो थी ना स्टार्ट में, तो क्या था पहले जब लिखा था तो क्या लिखा था, पोएम टू कॉलरिज। तो नाम बाद में उसका क्या नाम रखा गया, पहला नाम क्या था, पोएम टू कॉलरिज। भी कहा जाता है प्रीलूड, जिसमें क्या है, जिसको पब्लिश कराया मैरी ने, किसकी डेथ के बाद, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। ठीक है, तो अगेन देखें द लाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, इन पर्टिकुलर देयर कोलैबोरेशन ऑन द लिरिकल बैलेड्स आर डिस्कस्ड इन द 2000 फिल्म पेंडिमोनियन। ठीक है, पेंडिमोनियम क्या है, एक पोएम है जो कि 2000 में पब्लिश की गई। ठीक है, सॉरी 2000 में एक तरह से आई सामने। तो ये इसमें कौन करेक्टर्स हैं, इसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की लाइफ को और उनकी दोस्ती को प्रेजेंट किया गया है। यानी कि एक बहुत ही अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, नेट पे ज़रूर होगी ये मूवी। यहाँ तक आपने क्या देखा, एक डिटेल्ड समरी तरह से एक डिटेल हमने देखा स्केच किसका, वर्ड्सवर्थ की लाइफ का। अब हम कुछ मेजर वर्क हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट देख लें, आप इनको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि सारे एक लिस्ट में मौजूद है। यहाँ पे ये भी यहाँ पे मौजूद है। अब हम देखते हैं कि है तो हमने सारा उसकी लाइफ के बारे में देखा और कुछ हमने व्यूज़ देखे। हम डिटेल्ड में कुछ ये 2 पेजेस हैं हमारे पास, इसके व्यूज़ फर्दर देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ पोइट्री ऑन मैन। ठीक है, या वर्ड्सवर्थ पोइट्री ऑन नेचर, क्योंकि नेचर और मैन तो इंटरलिंक होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हमें मज़ीद क्लैरिटी आएगी कि किस तरह उनकी पोइट्स थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए, वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट ओनली द पोइट ऑफ नेचर, सिर्फ वो नेचर का पोइट नहीं था, ही इज़ ऑल्सो द पोइट ऑफ मैन। ठीक है, मैन, क्योंकि उसने हमेशा यही कहा कि पोइट्स को सादी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आम इंसान को समझ आए। हिज यूनिकनेस लाई इन द फैक्ट दैट ही हैज़ प्रेजेंटेड इन हिज पोइट्री एन इम्प्रेसिव एंड सेटिस्फाइंग अकाउंट ऑफ मैन्स रिलेशन टू नेचर। हिज विजन ऑफ ह्यूमन लाइफ वॉज कंसर्न बाई हिज अप्रिसिएशन ऑफ नेचर। मतलब क्या है, दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं, इंसान और नेचर आपस में लिंक्ड है, और जिस तरह से अप्रिशिएट किया है उसी में ही नेचर को, उसी में इनका विजन ऑफ लाइफ हमें नज़र आता है, ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड मैन इन वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इन वर्ड्सवर्थ मैन इन वर्ड्सवर्थ कंसेप्शन इज़ नॉट टू बी सीन अपार्ट फ्राम नेचर अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ड्सवर्थ के मुताबिक नेचर और मैन को अलग अलग नहीं कर सकते। वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर लेड हिम टू द लव ऑफ मैन। ठीक है, देखा दोनों का कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ही रिलेट्स इन द प्रीलूड, प्रीलूड अभी हमने पीछे देखा कि उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। हाउ ही हैज़ बीन लेड टू लव ऑफ नेचर इन द ऑनर मैन, नेचर टू ऑनर मैन। वर्ड्सवर्थ, यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है, वर्ड्सवर्थ पोइट्री ऑफ मैन कैन बी कंसीडर इन 2 वेज। पोइट्री ऑफ मैन 2 वेज में कंसीडर की जा सकती है। नंबर 1, हिज पोइट्री ऑफ मैन इन रिलेशन ऑफ नेचर एंड हिज पोइट्री ऑफ मैन इन रिलेशन टू ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी डेफिनेटली आपने सुना होगा, मैन इज सोशल एनिमल, इंसान अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन मैन इज द नोबलेस्ट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ टीचिंग इन पोइट्री। नेचर इज द बेस्ट एजुकेटर एंड शी is always interested in man. She tries to impress human mind from her earlier down. नेचर का इम्पैक्ट है, बहुत ही इन्फ्लुएंस है इंसान पे, हमेशा नेचर इंसान को इम्प्रेस करती रहती है।
Again, प्राइमर क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड हिम टू बिकम अ पोएट ऑफ मैन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता है, आपने टेल ऑफ टू सिटी अगर पढ़ा है तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर होगा कितना जुल्म हुआ था, क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। द मैन एंड वुमेन ऑफ हिज पोएम्स आर नॉट किंग्स एंड क्वीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे आर ऑर्डिनरी एंड सिंपल फोक, आम मैसेज एंड, ठीक है, सिंपल लोग हैं, सिंपल कॉमन पीपल को उन्होंने लिया है अपनी पोएम्स में। वर्ड्सवर्थ इज नॉट अ पोएट ऑफ मैन इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल मैन, बट अ पोएट कंसर्न विद सर्टेन क्वालिटीज ऑफ कॉमन टू मैन काइंड। सिर्फ किसी एक इंसान को नहीं उठाता और उस पर पूरी पोएम लिख देता, बल्कि ओवरऑल एक तरह से यूनिवर्सैलिटी की बात कर रहा होता है, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ रस्टिक लाइफ, रस्टिक लाइफ क्या होता है, रूरल लाइफ, ठीक है, गाँव की जिंदगी। वर्ड्सवर्थ लाइक टू रिप्रेजेंट सिंपल विलेज folk in the natural setting. He glorified nature, village life, because the villager lived so does to nature. He chooses a leech gatherer for a hero in one of his poems, and this old man teaches the poet the quality of endurance. Endurance क्या होता है, बर्दाश्त। Wordsworth character include peasants, shepherds, beggars, beggars, leech gatherers, मतलब क्या है, देखो बहुत ही सिंपल और कॉमन करेक्टर्स लेके ओवरऑल ह्यूमैनिटी को इम्प्रेस करने की कोशिश की है, उनकी बात बता के, उनकी प्रॉब्लम बता के, उनके बारे में बात करके, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव एक तरह से रस्टिक लाइफ को प्रेजेंट करने का किसकी तरफ से उठा था, वर्ड्सवर्थ की तरफ से। मेन थीम्स की बात आ गई जी, मेन थीम्स ऑफ हिज पोएम। इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑक्यूपाई अ मैन प्लेस इन वर्ड्सवर्थ पोएम। लव्स पावर टू इन्फ्लिक्ट द डीपेस्ट वॉन्ट्स एंड टू हील द मोस्ट इरेपरेबल इज कॉमन थीम्स। देख रहे हो कि क्या है जी, डीपेस्ट वॉन्ट्स, जितने भी गहरे जख्म हो, एक प्यार में ताकत होती है उनको हील करने की, डेफिनेटली प्यार और नेचर और मैन और ये सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है। हिज स्टोरीज आर सिंपल फॉर्मिंग, और यानी कि बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्प्रेसिव है, ठीक है, फॉर्म जिनकी है। द मिस्टिक कंसेप्शन ऑफ मैन, मिस्टिक क्या होता है, सूफियाना। टू दिस नेचुरल फिलोसफी ऑफ मैन वर्ड्सवर्थ एड अ मिस्टिक एलिमेंट, द रिजल्ट ऑफ हिज ओन बिलीव दैट इज एवरी नेचुरल ऑब्जेक्ट देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिविंग गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अक्सर कहते हैं ना कि या तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हर चीज़ में खुदा है, या हर चीज़ खुदा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है कि हर चीज़ में खुदा खुदा की झलक है, अक्स है। तो ये देखें एक नॉन मुस्लिम लोग की बड़ी अच्छी सी बात यहाँ पे देखिए। टिंटन एबे का अगेन जिक्र है, इंशाल्लाह डिटेल में इसको लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। नोट ऑफ ट्रैंक्विलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। Wordsworth paid no attention to the fiery aspects of human life. Wordsworth believed that human life was worth living in spite of the sorrows and suffering that may come from time to time. Wordsworth emphasized that all human beings were entitled to live and lead a good life. यहाँ पे क्या बात करें पूरे में कि हर इंसान को एक हक है अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने का, ठीक है। सिर्फ सुपीरियर लोगों को या जो अमीर होते हैं या कि जो रॉयलिटी होती है उनको ही नहीं हक है, बल्कि हर इंसान को हक है। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, अपनी करेक्टर्स वो बैगर्स को और इन लोगों को चूज़ किया। कंक्लूजन देखें जी लास्ट में, मैन बीइंग द चाइल्ड ऑफ नेचर, ऑल द क्वालिटीज एंड अपीयरेंसेस ऑफ नेचर फाइंड देयर काउंटरपार्ट in him. Wordsworth found man occupying the central place in the scheme of nature. I mean, there's a deep connection, deep link between nature and man. We think principally as a poet of nature, but this is an incomplete view. Most of his poems deal with the human life. He is one of the great poet of humanity. देखा आपको समझ आ रही है बात कि उन्हें humanity poets of humanity भी कहा जाता है। Sympathy with his fellow men and desire for their welfare constitute the keynote of all his poetry. Mean he was a really good human being क्योंकि उन्होंने इंसानों के बारे में, नेचर के बारे में बात किया। Okay जी, that was the end of this video. Is there any question, any query, you can ask me freely. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.